जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 16/10/2018 सेकंड शिफ्ट रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा जीव है जो सबसे बहुत कमजोर बच्चों का जन्म देता है। हमारा ऑप्शन है बिल्लियाँ, कंगारू, चमगादड़, चूहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंगारू। कंगारू जो होता है वो बहुत ही छोटे बच्चे का जन्म देता है, बहुत ही छोटा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूहे के बच्चे से भी छोटा बच्चा होता है कंगारू का, जो कि सबसे इनमें से चारों ऑप्शनों में से कंगारू ही सबसे छोटे बच्चे को जन्म देता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। हमारा ऑप्शन है मिथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल तो पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल को ही मिथेनोइक अम्ल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल नहीं है, फॉर्मिक अम्ल का अन्य नाम मिथेनोइक अम्ल होता है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरें। आपको बताना है, आगे खाली जगह दिया है, आपको बताना है कि कौन इसमें एक वास्तविक मछली है। ऑप्शन है कटल फिश, जेली फिश, डॉग फिश, सांप। आप सबको पता है वास्तविक मछली डॉग फिश है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो डॉग फिश है, शार्क, जो शार्क मछली होती है उसी का एक कुल है ऑस्क्वालिडेई। ऑस्क्वालिडेई परिवार एक संगठन का नाम है, मतलब एक ग्रुप का नाम है ऑस्क्वालिडेई। ऑस्क्वालिडेई परिवार के सदस्य हैं डॉग फिश। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। हमारा ऑप्शन है 0, ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत। तो उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण का फोकस लंबाई ऋणात्मक होती है और समतल का 0 होती है या अनंत। तो हमसे पूछा गया है उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड आवर्त में हैं 8 तत्व, 4 तत्व, 6 तत्व, 1 तत्व। तो आपको बताना है 2 और 3 में जो आवर्त है उनमें कुल कितने तत्व हैं, मतलब सेकंड आवर्त में कितने तत्व होते हैं, थर्ड आवर्त में कितने तत्व होते हैं, आपको बताना है। तो पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होती है, 1, 2 ऐसे करके आवर्त होता है। तो फर्स्ट में 2 तत्व होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम। और दूसरे आवर्त में 8 होता है, तीसरे आवर्त में 8 और चौथे आवर्त में होता है 18 और पांचवें आवर्त में भी 18 होता है और छठे आवर्त में 32 और जो सातवां आवर्त है उसमें शेष तत्व हैं। तो शेष तत्व 25 हैं, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारा हमसे पूछा गया है सेकेंड आवर्त और थर्ड आवर्त। तो 8 तत्व हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। और हमारा ऑप्शन है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी में कण ऊष्मा ऊर्जा को शोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है चूंकि बर्फ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को शोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है
चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा के ऊर्जा को विकिरित करते हैं। और चौथा ऑप्शन है बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तुम्हारे इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इनमें से ऐसा क्यों होता है कि 0 डिग्री पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके किस रूप में जाना जाता है? हमारा ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, परमाणुकता, परमाणु क्रम, संयुक्ता। तो किसी परमाणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या के उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। और इसे ही अणु के गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है। तो परमाणुकता हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक चीनी के बिलियन में 6% भाग चीनी है। तो बिलियन का आयतन 350 ml है। तो इसमें पानी कितना है? इसका 6% जो है चीनी है, तो पानी कितना लीटर है या कितना ml है आपको बताना है। तो 350 जो दिया है हमारा ये 100 बराबर दिया हुआ है और हमको पानी की मात्रा निकालना है 94 बराबर, यानी हम 6% निकाल कर घटा देते हैं। यहाँ से कट गया 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 7 35, 17 के 21। 350 में से हम 21 को माइनस कर देंगे तो वहाँ निकल के आएगा 329। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 329। 329 हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दच्चीग्राम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो आपको बताना है दच्चीग्राम कहाँ पर स्थित है। तो दच्चीग्राम जो है नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। 1981 में हुआ था और ये 141 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 141 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। इस तरह हमारा आंसर जम्मू कश्मीर, दच्चीग्राम नेशनल पार्क स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। हमारा ऑप्शन है 1 ओम, 2.25 ओम, 1.75 ओम, 1.25 ओम। तो आपको बताना है कि 7 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस तार पर दोगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध बराबर होता है, प्रतिरोध R बराबर होता है P बराबर L/A। हमारा यही फॉर्मूला लगता है। तो प्रतिरोध हमारा दिया है 7 ओम दिया है प्रतिरोध और P L/A हमारा यही दिया हुआ है। जब तार को दोगुना कर दिया जाता है तो क्या होगा? एल को जब तार को दोगुना कर दिया जाता है, तार को दोगुना किया जाता है तब क्या होगा? तो एल बराबर L/2, L/2 हो जाएगा। एंड और क्या दिया हुआ है? ए बराबर क्या हो जाएगा? 2A, यानी दोगुना कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है। इसके बाद करेंगे हम नया प्रतिरोध लाना है हमको। तो P बराबर L/4
4a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्रॉस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4a हो जाएगा। इसके बराबर 1/4 PL बटा में A, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, तो P दिया हुआ है हमारा, P बराबर निकालना है, तो L बटा A बराबर 7 ओम। तो जो हमारा A दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 7/4। तो इसको अगर हम क्रॉस करेंगे, 4 एकम 4, 3 आया, 3 4 से कटेगा नहीं, तो 30 करेंगे, तो 30 को हम 4 से भगा देंगे, तो आ जाएगा आंसर 7 28 और 4 5 20, यानी 1.75 ओम हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 1.75 ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। आपको बताना है वो कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी में वो समूह है जिसमें सभी तत्व गैस हैं। हमारा ऑप्शन दिया है समूह 18, समूह 14, समूह 12, समूह 10। आप सबको पता है कि जो समूह 18 है उसमें सब निष्क्रिय गैस है, यानी कि हमसे पूछा गया कौन सा गैस है, इसमें निष्क्रिय और ऐसा गैस नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि सभी तत्व गैस हैं। तो समूह 18 यानी ग्रुप 18 में सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं वो गैस हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। द्युत बल मौजूद नहीं होता है, वियुक्त बल मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है बल युग्म में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी है क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं। तो वियुक्त बल मौजूद नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। बल युग्म में होते हैं, ये भी सही है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं, ये भी सही है। और क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है हमारा गलत दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव सबसे पहले किया गया था कब। हमारा ऑप्शन 1952 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली, 1947 में एशियाई सम्मेलन नई दिल्ली, 1956 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली, 1943 में एशियाई सम्मेलन नई दिल्ली। हमसे पूछा गया है कब किया गया था, ये नहीं कि एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ था, वो सबको पता होगा। 1951 में आयोजन इसका हुआ था दिल्ली में। हमसे पूछा गया है कि एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव सबसे पहले कब दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में ये सुझाव दिया गया था, और 1951 में दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एशियाई खेल का आयोजन करने का सुझाव 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया था, और 1951 में दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। हमारा ऑप्शन है एनालॉग्स आर्गन, होमोलोगस आर्गन, जीवाश्म, क्रमागत उन्नति। तो लाखों वर्षों से आदिम जीवों की क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजाति का गठन होता है। यह किस सिद्धांत से है, तो क्रमागत उन्नति से। क्रमागत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों की क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्रमागत उन्नति डार्विन की सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। हमारा ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब। तो आपको बताना है कि वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो वसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और आपसे पूछ लिया जाए वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1979 ईस्वी में। 1979 में गुजरात में वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव्य में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? हमारा ऑप्शन है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी वस्तु का द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी है इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन। ऑप्शन नंबर सी है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। और ऑप्शन नंबर डी है इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। आपको बताना है इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा है। आपसे पूछा गया है कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव्य में वस्तु के कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु के घनत्व के बराबर आयतन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर उठाया गया है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। m तो द्रव्यमान दिया हुआ m हो जाएगा और g हमारा दिया हुआ h दिया हुआ है 4h दिया हुआ है। तो h बराबर क्या हो जाएगा 4h हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 4 mgh। वस्तु की थोड़ी ऊर्जा हो जाएगी 4 mgh। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है? यानी आपको बताना है कि सोल्डर जो है वो किसका मिश्र धातु है। लेड और टिन, टिन और आयरन, लेड और कॉपर, लेड और आयरन। आप सबको पता है कि सोल्डर सीसा और टिन का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, लेड और टिन। लेड को हम सीसा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 kg भार का एक लड़का 9 सेकंड में 45 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चल है। हमारा एम दिया हुआ है 50, एम बराबर 50, एच दिया हुआ है 45 गुणे 15/60। एच निकल जाएगा। 45 सीढ़ियाँ है और 15 सेंटीमीटर है। सॉरी यहाँ पर 60 नहीं होगा, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलते हैं 100 से। इसको अगर हम कटाएंगे तो आ जाएगा 6.75। हमारा मीटर में आ जाएगा ये। तो हमसे पूछा गया है वर्क क्या होगा। तो W बराबर mgh। तो हमारा दिया हुआ है 50 kg और G 10 और H हमारा निकल गया है 6.75। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500। और 500 को 6 से गुणा करेंगे, 5 6 के 30, 3000। और 0.75 से हम 500 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 375। 3375 कितना हो जाएगा 3375। आपसे पूछा गया है क्या 9 सेकंड में, 9 सेकंड में, तो 9 सेकंड में कितना कार्य करेगा। इसको क्या करेंगे हम 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 दूनी 18, 9 3 27, बचा हमारा 6, 9 7 63, बचा 5, 9 5 45।
ऑप्शन 375 है, 375 वाट हो जाएगा वर्क। हमारा ऑप्शन 375 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 375 वर्ग। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? हमारा ऑप्शन है चांदी, मैग्नीशियम, तांबा, लेड। तो इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? तो चांदी का भी किया जाता है और तांबा का भी किया जाता है। इसमें से हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा किसका उपयोग होता है। और हमारे ऑप्शन में एल्युमिनियम होता तो हमारा राइट आंसर होता। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा तांबा होगा, क्योंकि चांदी की तार तो बनती है विद्युत तार, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि चांदी की अपेक्षा तांबा का ज़्यादा उपयोग होता है और तांबे की अपेक्षा एल्युमिनियम ज़्यादा उपयोग होता है। अगर ऑप्शन में एल्युमिनियम होता तो हमारा राइट वो आंसर होता। और एल्युमिनियम नहीं दिया है तो तांबा हो जाएगा, और तांबा नहीं, यहाँ पर दूसरा धातु होता तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा चांदी हो जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देती है? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये किसको बढ़ावा देती है? हमारा ऑप्शन है किफ़ायती आवास, किफ़ायती बिजली, किफ़ायती पानी और किफ़ायती पानी। यानी कि दो ऑप्शन एक ही दे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किफ़ायती आवास। किफ़ायती आवास होती है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसी को बढ़ावा देती है कि किफ़ायती मतलब कि सस्ता घर मिले किसी को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का संवेदन या संगीत। तो ध्वनि जो हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? हमारा ऑप्शन है 1783, 1785, 1786, 1784। तो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ के प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? हमारा ऑप्शन है एंटोनियो लेबोजियर, जोसेफ फ्रास्ट, डेमी क्रिस्टस, जॉन डाल्टन। तो आपको बताना है पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है औसत वेग, दूरी, विस्थापन, औसत गति। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो औसत गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। एक पत्रकार रवीश कुमार निम्नलिखित में से किस समाचार चैनल से जुड़े हैं? जो रवीश कुमार है इन्हें 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। तो ये किस टीवी से जुड़े हुए हैं, किस चैनल से जुड़े हुए हैं? हमारा ऑप्शन है टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी, राज्यसभा टीवी, एनडीटीवी। तो रवीश कुमार जो हैं समाचार चैनल से जुड़े हैं वो एनडीटीवी से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? हमारा ऑप्शन है आपतन कोण की स्थिति में, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में, विद्युत स्थिति ऊर्जा में, और चौथा ऑप्शन है अपवर्तनांक के प्रवर्धन में। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा गया किस स्थिति में अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों में।
जब अपवर्तन होगा या परिवर्तन होगा तो दोनों एक ही सतह पर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो राष्ट्रीय आपात 75 से 77 तक इंदिरा गांधी का शासन था। इसी के आपातकाल में 1977 से 80 तक भारत में जनता पार्टी का शासन था। तो जब 75 से 77 तक राष्ट्रपति मैंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, कब? 75 से 77 तक, 1975 से 1977 तक ये इंदिरा गांधी का शासन था। इसी शासन में ये तीनों जो है, ये साल जो है 75 से 77 ये राष्ट्रीय आपातकाल का समय था। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी का शासन आया था 1977 से लेकर 1980 तक। जनता पार्टी का शासन था 77 से 80 तक। यानी कि हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी थी, क्योंकि 75 से 77 तक राष्ट्रीय आपातकाल था और 77 से लेकर 80 तक जनता पार्टी का राज था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, जनता पार्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? जो कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है, पादप वृद्धि को रोकता है? हमारा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन। तो जो एब्सिसिक अम्ल है एक हार्मोन, पादप हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि होती है उसे रोक देता है, यानी उसे बढ़ने नहीं देता है, तो होगा एब्सिसिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी ईस्वी में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला कर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है 1856, 1857, 1875, 1947। तो ये 1857 का विद्रोह था और इसे ही स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1857। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? हमारा ऑप्शन है 1.6 गुणे 10 के पावर प्लस 18 कूलम। हमारा बी ऑप्शन है 1.6 गुणे 10 इनवर्स 16 कूलम। ऑप्शन नंबर सी बा 1.6 गुणे 10 इनवर्स 18 कूलम। और ऑप्शन नंबर डी 1.6 गुणे 10 इनवर्स 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 गुणे 10 इनवर्स 19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा ये अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? हमारा ऑप्शन है राइजोपस, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ब्रायोफिल्म। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार आए हैं, तो अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? हमारा ऑप्शन है राइजोपस, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ब्रायोफिल्म। तो जो राइजोपस होता है वो बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही।